नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड लॉकडाउन में अध्ययन है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों पर दूसरा लेक्चर। यानी कि हम पढ़ रहे थे मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, यानी कि गुणसूत्रों में संरचनात्मक रूप से और उनकी संख्यात्मक रूप में परिवर्तन होने के कारण कुछ सिंड्रोम्स उत्पन्न होते हैं, कुछ रोग उत्पन्न होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं तो उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिस पर हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़े थे अलिंगिक गुणसूत्रों या दैहिक गुणसूत्रों में परिवर्तन होने के कारण, चाहे वो संख्यात्मक हो या संरचनात्मक हो, उनमें परिवर्तन होने के कारण जो सिंड्रोम उत्पन्न होती हैं उनके बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ा था। यानी कि मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों पर पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन। आज की क्लास में हम बात करेंगे मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों पर दूसरा लेक्चर, पार्ट सेकंड ऑन मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। तो उसको हमने नाम दिया था ऑटोसोमल असामान्यताएं, यानी कि अलैंगिक गुणसूत्रों में असामान्यताएं। तो इस लेक्चर को हम नाम दे देते हैं ऑटोसोमल असामान्यताएं, यानी कि जो एलोसोमल गुणसूत्र होती हैं उनमें जो संरचनात्मक रूप से और संख्यात्मक रूप से परिवर्तन होंगे, तो वो कौन कौन से सिंड्रोम होंगे और उनको किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, लक्षण क्या क्या होंगे, तो उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। तो लिंगी असामान्यताओं के अंतर्गत हमारा पहला जो सिंड्रोम है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो इसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस रोग में क्या होता है कि इस रोग का जो रोगी होगा, यानी कि टर्नर सिंड्रोम का रोगी हमेशा एक महिला होगी, यानी कि ओनली इन वुमेन्स का मतलब, यानी कि इस रोग का जो रोगी होगा वह हमेशा एक महिला होगी। किस प्रकार से होगी? क्योंकि इनमें जो हमने पीछे देखा था, प्राइमरी क्लास से भी पढ़ते आ रही हैं कि जो लेडीज होती है वो लिंगी गुणसूत्रों के आधार पर समविगुणजी होती है, यानी कि जो लिंगी गुणसूत्र होती हैं वो डबल एक्स पाई जाती हैं। परंतु टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में क्या होता है कि एक ही लिंगी गुणसूत्र होता है। तो एक ही लिंगी गुणसूत्र होगा, इसका मतलब यानी कि यहाँ पर 0 है, तो एक ही एक्स लिंगी गुणसूत्र होगा। तो 44 ये हो गई अलिंगी गुणसूत्र और एक ये हो गया। तो गुणसूत्रों की संख्या है वो 45 ही होती है, यानी कि 45 क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र कम होता है क्योंकि एक एक्स लिंगी गुणसूत्र है उसका अभाव होता है। तो यह होता है टर्नर सिंड्रोम। मुख्य ऐसी बात है कि यह एक एक्स लिंगी गुणसूत्र का अभाव होता है। इसका मतलब हमेशा महिला रोगी होगी और प्रत्येक 3000 स्त्रियों में से एक स्त्री है वो इस रोग से ग्रसित होती है। लक्षणों की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम से जो पीड़ित महिला होती है उसकी लंबाई कम होती है, यानी कि उसकी हाइट छोटी होती है, अलग बुद्धि या मंद बुद्धि होती है, और प्रजनन विकास है उनका देरी से होता है, यानी कि जो माता के जनना होंगे वो विकसित होने में समय लगता है। और अलग विकसित सतन प्रजनन अंगों में ही आ जाएंगे ये सतन। नेक्स्ट है बांझ स्त्रियां। इसका मतलब है कि जो एक ही एक्स लिंगी गुणसूत्र है तो ये स्त्रियां हैं वो बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती, यानी कि इनमें बांझपन पाया जाता है। और एक और है कि गर्दन पर जालनुमा संरचना, यानी कि जो नेक होती है वहां पर वेब लाइक स्ट्रक्चर जालनुमा संरचना है वो पाई जाएगी। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। लैंगिक गुणसूत्रों में या एलोसोमल गुणसूत्रों में असामान्यताओं के अंतर्गत पहला हो गया टर्नर सिंड्रोम। लैंगिक गुणसूत्रों की असामान्यताओं के अंतर्गत हमारा जो दूसरा सिंड्रोम है वह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमने अभी पिछला पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम तो केवल महिलाओं में पाया जाएगा और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो केवल पुरुषों में पाया जाएगा। ठीक है, वहां पर एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र कम था, एक दो पाए जाते हैं सामान्यतः, परंतु वहां पर एक कम था। यहाँ पर क्या होगा, या तो अधिक होंगे एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र अधिक होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि एक अतिरिक्त एक्स या वाई लिंगी गुणसूत्र का आना, तो जैसे कि यहाँ पर ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है और ये जोड़ा है एक्स वाई का, ये तो है सामान्य स्थिति। परंतु यहाँ पर 3 अतिरिक्त आए हुए हैं एक्स, यहाँ पर एक अतिरिक्त एक्स, 2 अतिरिक्त एक्स, एक अतिरिक्त एक्स और एक अतिरिक्त वाई। तो जब लिंगी गुणसूत्रों में अतिरिक्त एक्स या वाई गुणसूत्र आ जाते हैं, जोड़ा बन जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 नहीं रहती, वहां पर बढ़कर
47, 48, 49 हो जाती है, तो उसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। यानी कि एक वाई गुणसूत्र या एक्स गुणसूत्र के प्रवेश करने के कारण गुणसूत्रों की संख्या है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। तो लक्षणों की बात करें तो जो इस रोग से ग्रसित नर होंगे उनमें हाथ पैर की लंबाई अधिक होगी, यानी कि सामान्य नर से है वो अधिक लंबे हाथ पैर होंगे, और बुद्धि का अल्प विकास होगा, यानी कि इनकी जो मानसिक विकास है वो कम होगा, मानसिक विकास कम होगा इनका, और नर है वो बंध्य होंगे, यानी कि इन पुरुषों में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती। मेरा मतलब यह है कि ये वो प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते, नर बंध्य होती हैं, ठीक है। और एक नाम आता है गायनेकोमस्टिया, गायनेकोमस्टिया, आप इस नाम को यहीं पर याद कर लीजिए। जब हम आगे एड्रिनल ग्रंथि पढ़ेंगे वहां पर भी यह रोग आएगा, गायनेकोमस्टिया, ठीक है। तो गायनेकोमस्टिया क्या होता है कि जब जो मेल होते हैं उनमें फीमेल के समान ब्रेस्ट में उभार आने लगता है, यानी कि जो नर होती हैं उनमें फीमेल के समान ब्रेस्ट में उभार आने लगता है और शुक्राणु का विकास होने लगता है, तो उस रोग को गायनेकोमस्टिया कहा जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष में गायनेकोमस्टिया के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण होंगे, बुद्धि का अल्प विकास, हाथ पैर की अधिक लंबाई और गायनेकोमस्टिया रोगी। तो नेक्स्ट आता है सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, सुपरमैन नहीं है, सुपर फीमेल है यहाँ पर। तो सुपर फीमेल में क्या होता है कि सामान्यतः लिंगी गुणसूत्र है वो 2 पाए जाते हैं, परंतु इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो लिंगी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2 से अधिक होती है। तो 2 से अधिक लिंगी गुणसूत्रों की संख्या हो गई, तो जो सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इस सिंड्रोम में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या है वो 47, 48, 49 तक हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र है, 3 अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र है, अगर 2 आएंगे तो यहाँ पर 48 हो जाएंगे कुल, ठीक है। तो इसको सुपर फीमेल कहा जाता है, यानी कि लिंगी गुणसूत्र है वो डबल एक्स से अधिक पाए जाएंगे, ट्रिपल एक्स, 4x, ठीक है। तो लक्षणों की बात करें तो महिलाएं वो अलग बुद्धि होगी, कोई भी सिंड्रोम होगा उसमें अलग बुद्धि सभी में होंगी, यानी कि जो उनका मानसिक विकास है वो देरी से होगा। नेक्स्ट है महिला सुंदर और भावुक होगी। ये जितनी भी लड़कियां हैं जो सुंदर होती है, ब्यूटीफुल, तो उनमें सुपर फीमेल सिंड्रोम है वो पाया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ पाया जा सकता है, संभवतः हो सकता है। तो सुंदर और भावुक महिलाएं होंगी और लिंगी गुणसूत्र है वो 2 से अधिक पाए जाएंगे। इसी तरह मेल में आता है सुपर मेल, सुपर फीमेल हो गया, अब आता है सुपर मेल। तो सुपर मेल क्या होता है चलिए देखते हैं। सुपर मेल को है वो एक अन्य नाम दिया जाता है जेकब सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम। तो सुपर मेल है कुछ आपको पूछा जा सकता है कि जेकब सिंड्रोम क्या होता है, उसके प्रमुख लक्षण लिखिए। तो जेकब सिंड्रोम है वो सुपर मेल का ही दूसरा नाम है। सुपर मेल में क्या होता है, यहाँ सुपर मेल नहीं है, आप ध्यान रखना, सुपर मेल है। तो सुपर मेल में क्या होता है कि केवल एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र होगा ना, तो वहां पर जेकब सिंड्रोम या सुपर मेल पाया जाएगा, यानी कि सुपर मेल सिंड्रोम पाया जाएगा। तो एक अतिरिक्त वाई है, जैसे कि ये तो एक जोड़ा है एक्स वाई का अंदर के अंदर सुपर मेल है, इसका मतलब यह केवल नर में ही पाया जाएगा, सुपर फीमेल है वो मादा में ही पाया जाएगा। तो नर में एक वाई गुणसूत्र अधिक हो गया लिंगी गुणसूत्रों में, तो टोटल गुणसूत्र है वो 46 की बजाय 47 पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह हो गया जेकब सिंड्रोम। लक्षणों की बात करें तो इस सिंड्रोम से पीड़ित जो मनुष्य होगा, जो नर होगा, उसकी लंबाई अधिक होगी, यानी कि हाइट अधिक होगी, और अपराध प्रवृत्ति का होगा, यानी कि बात बात पर उसको गुस्सा आएगा, गुस्सैल स्वभाव होगा उसका, वह कोई न कोई क्राइम कर सकता है, छोटा मोटा बच्चा होगा तो छोटा मोटा, यानी कि अपराध प्रवृत्ति और गुस्सैल स्वभाव, और असामान्य प्रजनन विकास होगा और मंद बुद्धि या मानसिक विकास कम होगा। ये 2 है वो लगभग हर सिंड्रोम में पाए जाएंगे, चाहे वो नर होगा या मादा होगा, कोई भी सिंड्रोम होगा उसमें प्रजनन विकास देरी से होगा, मानसिक विकास है वो अल्प होगा या मंद बुद्धि होगा। यह 2 है वो मुख्यतः हर संभव पाए जाएंगे। तो ये थे कुछ एलोसोमल असामान्यताएं, पिछली क्लास में मैंने पढ़ी थी ऑटोसोमल असामान्यताएं। तो आरबीएससी की 12th बोर्ड में जो
ऑटोसोमल असामान्यताएं और एलोसोमल असामान्यताएं दी गई है, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। कोई भी बाहरी पुस्तक का मैंने यूज नहीं किया है, जितनी बुक में दिया गया है उतना ही डिस्क्राइब किया है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।